यहाँ अपने लिए कोई पंखा वंखा नहीं है क्या? चला दो, एसी भी चल रहा है कि नहीं? मेरे को तो एक बूंद कहीं से हवा नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। पीछे का भी चालू। कल हम लोगों ने हो गया ना स्टार्ट सर? ठीक है, तो देखिए कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गांधीवादी एरा स्टार्ट होता है और उनका पहला जन आंदोलन स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, और यहाँ से फिर आगे के इंसिडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जन आंदोलन में हम असहयोग आंदोलन देखते हैं। असहयोग आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, मैंने आपको बताया था 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कारण क्या था, डिमांड्स क्या थी, नेता कौन थे, डेट क्या थी, थीम क्या थी, अंत कैसे हुआ, है ना। तो इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो देखिए तात्कालिक कारण तो आपको बताया था मैंने, हंटर आयोग की रिपोर्ट, है ना। हालांकि अगर आपके कारणों में ऑब्जेक्टिव में राउलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है तो गलत नहीं है, बट तात्कालिक कारण जो है हंटर आयोग की रिपोर्ट। उस समय जब जन आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप भारत के जितने गवर्नर जनरल वाइसरॉय उनकी सूची यदि याद करेंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय यानी कि ब्रिटिश प्रमुख थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगली बात ये कि कौन सी तिथि को ये आंदोलन एग्जैक्ट स्टार्ट होता है, तो 1 अगस्त 1920, क्योंकि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, तो उस तारीख को यादगार बनाने के लिए खास तौर पर इस तारीख को हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। किसकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगली बात ये है कि मैंने बोला कि फिर हमको देखना मेन डिमांड्स क्या क्या थी। तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ वो मेन डिमांड्स में शामिल था, जैसे कि राउलेट एक्ट को समाप्त कर देना, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उनमें पीड़ितों को न्याय देना। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी 1919 में शुरू हो गया था और गांधी जी खिलाफत आंदोलनकारियों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो हुआ ऐसा कि जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है तो वो खिलाफत आंदोलन को इसमें मर्ज कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन याद है, कल आपको बताया था मैंने, अली बंधुओं ने शुरू किया था। वो लोग फिर गांधी जी के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन में ही आगे पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो क्योंकि उनकी अपनी एक मांग रहती है कि हमको भी न्याय मिले, है ना, कि हमारे साथ गलत किया अंग्रेज़ों ने, हमें जवाब दे, तो खिलाफत आंदोलनकारियों को भी न्याय दिलाना असहयोग आंदोलन की थीम में या उसकी डिमांड में शामिल कर लिया गया। यानी खिलाफत आंदोलनकारी इसमें मिल करके फिर आगे आंदोलन करते हैं। तो कुल मिलाकर की 4-5 डिमांड्स अगर आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को न्याय देना, राउलेट एक्ट को एनल करना यानी उसे समाप्त करना, खिलाफत आंदोलनकारियों को न्याय देना, और स्वराज तो शुरू से हमारे मांगों में रहा ही था। तो ये सारी मुख्य मांगे थी आपकी असहयोग आंदोलन यानी कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ठीक है, तो देखिए कौन वाइसरॉय था, क्या प्रमुख मांगे थी, तात्कालिक कारण क्या था, ये सब देख लिया हमने। इसके बाद मैं हमेशा बताती हूँ थीम। तो थीम ऐसा है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स इन एनी मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की किसी भी मामले में अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना। नॉन कोऑपरेशन मतलब हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम असहयोग करेंगे। दरअसल ये लोग जानते थे कि अंग्रेज़ हमारे बिना भारत में कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तविक में ह्यूमन रिसोर्स हम हैं, हम ज़्यादा तादाद में, अंग्रेज़ तो मुट्ठी भर हैं, चाहे सेना में हो, चाहे सर्विसेज में हो, चाहे मजदूरी में हो, चाहे किसानी में हो। एक्चुअली में वो लोग जो अंग्रेज़ों को कमा करके दे रहे हैं वो हम ही हैं। तो क्यों ना अंग्रेज़ों की वो सभी सेवाओं जिसमें हम लगे हुए हैं उसको बॉयकॉट कर देते हैं। हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया, सभी चीज़ों से क्विट कर लिया जहाँ से आपको लग रहा है कि प्रशासन में अंग्रेज़ों का हम सहयोग कर रहे हैं। तो प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना ये इनकी मेन थीम थी। समझ में आ रही बात? नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासनिक मामलों में अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना। अब इसके लिए इसके तहत इन लोग ने क्या क्या किया, जितने भी गैर वैतनिक पद थे उससे इस्तीफ़ा दे दिया। अब कोई डॉक्टर है मान के चलो, अब ऐसा है
कि अंग्रेज़ों से संलग्न कोई डॉक्टर की सेवाएं दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट से लग करके वो गवर्नमेंट के लिए सेवाएं दे रहा है तो वो उसको वेतन नहीं मिल रहा है, उसको बस ऐसा है कि गवर्नमेंट से लिंक है तो उसकी वजह से कुछ एडहॉक जैसा है, वो अपना कमा रहा है, उसको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। ऐसे सभी लोगों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जो लोग बाध्य नहीं हैं अंग्रेज़ी नियमों से, जैसे मैंने आपको नौकरी में रखा तो मैंने आपके ऊपर 10 नियम बांधे हैं कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप बाध्य नहीं हैं तो आप मेरा सहयोग नहीं करोगे। आप अपना काम करते हो, आप सीए हो, मैंने बोला यार ये सीए हैं, ठीक है, आप चले जाना, अपनी अकाउंटेंसी इनको दिखा देना, आप मेरा गवर्नमेंट में सहयोग कर रहे हो, आप बोलोगे मैं अंग्रेज़ों का कोई काम नहीं करूँगा, अंग्रेज़ों से रिलेटेड कोई डॉक्टर कोई काम नहीं करेगा, इंजीनियर कोई काम नहीं करेगा, सीए कोई काम नहीं करेगा, वकील कोई नहीं काम करेगा। यानी हम जिस भी तरह से प्रशासन में उनका सहयोग कर रहे थे, सबसे इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, सबको इन लोगों ने क्विट कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत उपाधियों का अंत किया गया, मतलब जितने भी ऐसी राय साहब, राय बहादुर, शेर खान जैसी उपाधियां दी गई थी, क्योंकि ये भारत में कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता भी दिखाती थी और ये समाज के कुछ लोगों को दूसरों से श्रेष्ठ भी दिखाती थी। इस वजह से ऐसी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। सुना है ना, राय बहादुर, राय साहब, शेर खान, ठीक है, ज़मींदार, ये सारे उपाधियों को समाप्त किया। तो इन लोगों ने उपाधियों का अंत किया, यानी कि उपाधियों को क्विट कर दिया, सरेंडर कर दिया। जैसे कि इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग करके, ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दी। उसके बाद फिर कई लोगों ने अपने द्वारा अपन खुद को जो अंग्रेज़ों ने उपाधि दी थी उसको त्याग दिया था, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों ने जितने भी मैक्सिमम कांग्रेसी थे वो सब वकील थे, इन लोगों ने वकालत का त्याग किया, इन लोगों ने राष्ट्रीय न्यायालयों का त्याग किया, यानी कि कोर्ट्स, यहाँ के जो इंडियन वकील थे वो लोग ब्रिटिश कोर्ट में जाकर, यानी अंग्रेज़ों ने तो सारे कोर्ट स्थापित किए थे ना भारत में, वहाँ पे जाकर वकालत करते थे, उसका त्याग किया। तो वकालतों का त्याग हुआ, उपाधियों का त्याग हुआ, गैर वैतनिक पदों का त्याग हुआ, ठीक इस तरह से। और फिर गांधी जी का ये आंदोलन था तो सत्याग्रह करना, धरना करना, अनशन पर बैठना, ये सारे आंदोलन के डेवलपमेंट थे। इस तरह की चीज़ें पूरे देश में हमको देखने को मिलती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हम असहयोग कर रहे थे, प्रशासनिक मामलों में उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे, ठीक। तो ये पूरा चलता है आंदोलन, सन 1920 में शुरू होता है, सन 1922 तक चलता है, ठीक। जब आप मेंस पढ़ते हैं या आप प्रीलिम्स मेंस पढ़ते हैं पीएससी, तो इसकी थोड़ी और डिटेल भी रहती है भाई, कि वो एक एक आंदोलन के विकास में क्या कुछ हो रहा था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ। देखो कांग्रेस के अधिवेशनों की जो आपको सूची दी है, मैंने बोला था ना कि कांग्रेस के अधिवेशनों की एक सूची दूंगी मैं, ठीक है। उसमें एक अधिवेशन है सन 1920 का नागपुर और 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, तो इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये सारी चीज़ें भी पूछता है कि बताइए कौन से अधिवेशन थे जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो सबसे पहले तो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन में और पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में। जाहिर सी बात है वर्ष है सन 1920। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया और नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आंदोलन के बारे में याद रखिए। आंदोलन का अंत चौरी चौरा कांड से होता है, सभी ने सुना होगा। 20 से लेकर 22 तक के ये पूरा आंदोलन चलता है। सभी वर्ग जितने भारत के होते हैं गांधी जी का साथ देते हैं। खिलाफत आंदोलनकारी, उसमें जो मोहम्मद अली, शौकत अली, ये लोग सबसे पहले गिरफ्तारी देते हैं। जेल भरो आंदोलन भी चलता था गांधी जी के सत्याग्रह में, ठीक है। गांधी जी की एक ही थीम थी कि जो भी होगा अहिंसात्मक तरीके से होगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अंग्रेज हम पर लाठियां भी बरसाएंगे तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। वो कहते थे ना कि अगर वो एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो वाली बात। यानी उनकी सबसे पहली शर्त जो उसने अपने आंदोलनकारियों के लिए रखी थी वो थी अहिंसा, नॉन वायलेंट तरीके से होगा भाई। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अनशन कीजिए, आपसे कोई गलती होती है वो आपको जेल में डालना चाहते हैं, आप जेल चले जाइए, लेकिन अंग्रेज़ों के ऊपर आपको वापस वार नहीं करना है। तो जो अली ब्रदर्स थे वो पहले थे मोहम्मद अली, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी इस असहयोग आंदोलन के लिए। पूरे इंडिया भर में इस असहयोग आंदोलन की फंडिंग की गई। बाल गंगाधर तिलक के नाम से यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त को, तो उनके नाम पे एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया। तिलक स्वराज फंड से पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के नेताओं ने पैसा इकट्ठा किया। इसी सिलसिले में आपने सुना होगा गांधी जी छत्तीसगढ़ भी आए थे। आप छत्तीसगढ़ में भारत में आगमन देखते हैं
ठीक है। 1920 में वो जब कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे तो एक मकसद ये भी था कि असहयोग आंदोलन के लिए फंडिंग की जाए। तो उसमें आपने सुना होगा कि कई लोगों ने अपनी ज़मीनें दान दे दी, औरतों ने अपनी गहने दान दे दिए, पैसे, जिससे जो बन पड़ा उस आंदोलन के लिए दान दिए गए। ठीक है, तो हर तरीके से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया मतलब इसमें। ठीक, आंदोलन के विकास में बहुत सारी और परतें हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हुई, फिर ये सब मतलब लोगों ने अपनी पूरी जान झोंक दी, ऐसा बोल सकते हो 2 साल तक के। आंदोलन काफ़ी प्रभावी भी रहा, आंदोलन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, पूरे देश में क्रांति के जैसे आंदोलन आगे बढ़ा। लेकिन उसी बीच में सन 1922 में एक घटना होती है जिसे हम चौरी चौरा कांड कहते हैं, जिसकी वजह से आंदोलन समाप्त हो। अब ये चौरी चौरा कांड क्या है? याद रखना कि वो असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन जो है वो उसका मेन सिंबल था चरखा, क्योंकि गांधी जी उस टाइम एक्टिव हो गए थे ना, इस वजह से जो चरखा था वो मेन सिंबल था। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर के गांधी जी का इसमें साथ दिया था, खिलाफत आंदोलनकारी और इंडियन ग्रुप्स। अब चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड में उत्तर प्रदेश के पास गोरखपुर नामक एक जगह पर करीब 2000 लोगों की भीड़ चौरी चौरा नामक एक गांव में धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। ठीक है, ये लोग अलग अलग हिस्सों में समूहों में रैली निकालते थे असहयोग आंदोलन के तहत। तो ये लोगों का एक अभियान रहता था असहयोग आंदोलन के तहत, पिकेटिंग ऑफ द शॉप्स ऑफ लिकर एंड ओपियम, इन्हें शराब और अफीम की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करना, है ना। तो ये चीज़ असामाजिक थी, तो हम चाहते थे कि इस आंदोलन के जरिए इस पर भी आघात हो। तो असहयोग आंदोलन के तहत समय समय पर भीड़ जो है शराब और अफीम की दुकानों पर धरना प्रदर्शन भी करती थी। अब ये जो धरना प्रदर्शन करने के लिए चौरी चौरा में भीड़ जा रही थी, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक गाँव में। तो जैसी भीड़ जा रही थी तो वहाँ पर कुछ एक पुलिस चौकी थी अंग्रेज़ों की, उसमें से कुछ पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, थोड़ी झड़प हुई उन लोगों के बीच और पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसकी वजह से 2 लोग भीड़ में से मारे गए। जैसे ही यह हादसा हुआ तो पूरी भीड़ गुस्सा गई, नाराज हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने उस पुलिस चौकी के अंदर सभी पुलिस वालों को बंद किया और पुलिस चौकी पे आग लगा दी। उसके अंदर जिंदा 23 ब्रिटिश पुलिस वाले जलकर मर गए। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। गांधी जी तक जैसे ही 1922 में खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो गांधी जी ने तुरंत ये ऑर्डर दिया कि हम असहयोग आंदोलन यहीं समाप्त करेंगे। वजह क्या? उनकी पहली शर्त थी अहिंसा। उनको पता था कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर बल का प्रयोग करेंगे, पर हमको रिएक्ट नहीं करना है। वो हमारे धरनों को, हमारी रैलियों को रोकने की कोशिश करेंगे, पर आपने जो किया वो अमानवीय था। पूरे 23 पुलिस वालों को जलाकर मार देना एक बहुत बड़ी घटना थी। इस वजह से चौरी चौरा कांड की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए गांधी जी ने गिरफ्तारी दे दी और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1920 से आंदोलन शुरू हुआ और चौरी चौरा के कांड से 1922 में ख़त्म हुआ। ठीक है, क्लियर है बात? जब आप लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं या जो भी किताबें पढ़ रहे हैं उसमें एक एक डेट भी देखते जाइएगा, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब एंड हुआ वगैरह वगैरह। उसके बाद अब ऐसा हुआ कि गांधी जी के इस निर्णय से काफ़ी सारे लोग खुश नहीं थे। गांधी जी को ये लोगों ने कहा था कि 2 साल तक हम लोग बेवकूफ़ थे जो इतना काम अपना किया, आप अकेले डिसीजन कैसे ले सकते हो कि पूरा आंदोलन समाप्त कर देना है? यार मतलब ऐसा है ना कि खिलाफत आंदोलनकारी भी इसमें थे, जितने उग्रवादी थे वो भी बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे। उग्रवादी 1905 से 20 तक कितने एक्टिव थे। अब 1920 में गांधी जी का साथ वो लोग भी देने लगे, उदारवादी भी देने लगे, लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी, जेल गए, गहने दे दिए, इतना कुछ अपना त्याग किया लोगों ने। अचानक एक व्यक्ति बोलता है आंदोलन समाप्त, और जितना अचीव किया, जितना कोशिश की, वो सब धरा का धरा रह गया। इस वजह से गांधी जी के इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई थी और इस वजह से किसी ने इसको हिमालयन ब्लंडर, किसी ने इसको त्रासदी कहा, किसी ने कहा कि यदि हिमालय के गांव में कुछ होता है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाए? मतलब भारत इतना बड़ा देश है और आप एक बड़ा जन आंदोलन कर रहे हो, तो आप किसी छोर में कुछ होता है तो उसकी सज़ा दूसरे छोर को कैसे दे सकते हो? तो इस वजह से ना खास तौर पे चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सॉरी, ये लोग सब जो हैं, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ये सब लोग जो हैं ये गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करने लगे उनके निर्णय।
फलस्वरूप अब ऐसा हुआ कि आंदोलन तो समाप्त हो गया, हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारा कोई भी मकसद सुलझा नहीं। अब ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अंदर फिर गुटबाजी होने लगी, चेंजर्स एंड नो चेंजर्स करके दो गुट बन गए। यानी एक ऐसा गुट जो बदलाव चाहता था कांग्रेस में कि अब विचारधारा बदली जाए, हो गया बहुत हो गया, हिंसा बहुत हो गया, सत्याग्रह बहुत हो गया, और एक ऐसा गुट जो बदलाव नहीं चाहता था। उनमें जो चेंजर्स थे, जो बदलाव चाहते थे, उनमें वही दोनों तीनों प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट। उनका ये कहना था, ये चेंजर्स कहलाते ना, मतलब कांग्रेस के अंदर का एक ऐसा गुट जो बदलाव चाह रहे थे अब कांग्रेस में। उनका ये कहना था कि हम सब ना वकील हैं, हमें ना ये नए नए तरीके हथकंडे जो थे वो नहीं आते भाई, मतलब पुराने टाइम पे हम जैसा करते थे वैसे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन लोगों का ये कहना है कि हमें लीगल तरीके आते हैं तो हम लीगल तरीके से आगे बढ़ेंगे। बाकायदा अंग्रेज़ों ने हमें चुनाव लड़ने की अब इजाज़त दे दी है, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ करके उनकी असेंबलीज़ में, चाहे सेंट्रल असेंबली हो चाहे स्टेट असेंबली हो, वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अब 20 लोग हैं जो निर्णय लेने वाले कि देश में आगे क्या नियम कायदे कानून बदलेंगे। अगर उसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा हो गई उन 20 लोगों में, तो जाहिर सी बात है देश के नियम कायदे कानून बनाने में भारतीयों का जो बोलबाला है वो बढ़ेगा। तो क्यों ना हम चुनाव लड़के हम लोकसभा में, विधानसभा में पहुँचें, क्योंकि नियम तो वहीं बनते हैं। तो इनकी थीम थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और अंग्रेज़ी सभाओं का यानी असेंबली का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, और इस थीम को लेकर के वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी कांग्रेस के अधीन ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी, स्वराज दल। ठीक है, स्वराज पार्टी या स्वराज दल सन 1923। अच्छे से याद रखिएगा ईयर, यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी या स्वराज दल 1923, ठीक, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चेयरमैन थे CR दास और प्रेसिडेंट थे आपके, सचिव यानी सेक्रेटरी थे आपके मोतीलाल नेहरू। चेयरमैन या प्रेसिडेंट जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं वो चित्तरंजन दास थे और जो सचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया सन 1923 में और इसकी थीम क्या रखी? चुनाव लड़ना। ठीक है, चुनाव लड़कर जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, CLA बोलते थे उसको, यानी केंद्रीय विधानसभा, उसमें शामिल होना इनका मेन थीम थी। ठीक, तो ऐसा हुआ भी। अब गांधी जी से ना काफ़ी लोग नाराज़ थे, ना सिर्फ कांग्रेस के अंदर की ये नेता बल्कि इंडिया में आम पब्लिक भी काफ़ी नाराज़ थी उनकी उस निर्णय से। तो जब स्वराज दल बनने की घोषणा हुई 1923 में, तो काफ़ी लोग ने सपोर्ट किया इसको कि हाँ अब इनके तरीके से चलेंगे। तो इन लोगों ने फिर क्या हुआ, 1923 के दिसंबर में चुनाव हुए थे, उसमें इन लोग सब चुनाव में खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने जिता भी दिया। तो स्वराज दल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई थी कांग्रेस के अंदर। धीरे से कांग्रेस ने भी उनको मान्यता दे दी कि ठीक है भाई आपके हिसाब से चलते हैं, चलो आगे। तो 1923 से 1928 तक स्वराज दल ने अच्छा काम किया भारत में। कुछ ऐसी चीज़ें जो भारतीयों की विरुद्ध थी, ऐसे कानूनों को आने से रोका, कुछ नए कानून बनने में सहायता की। लेकिन देखो हावी तो अंग्रेज़ ही थे। आप जितना भी उनके असेंबलीज में पहुंच जाओ, हेड तो अंग्रेज़ ही है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे फेवर में लेकिन उनको ज़्यादा से भी गलत लग रही है, उसको वो लोग नकार देते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें कर पा रहे थे लोग, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। उसी बीच में सन 1928 में इसके जो मेन संगठनकर्ता थे चित्तरंजन दास जी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखर गई, यानी कि स्वराज दल दोबारा जब चुनाव हुए तब उसमें जीत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि आंतरिक रूप से जो पार्टी के सदस्य हैं एक दूसरे की टांग खींचने लगे और इस वजह से स्वराज दल का सूर्य जो है 1930 तक आके अस्त हो जाता है। इसमें ध्यान ये रखिए कि इन्हीं के एक मेंबर थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जो पहले भारतीय लोकसभा अध्यक्ष माने जाते हैं। ही इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा। अब आप कहेंगे मैम कौन सी लोकसभा? लोकसभा तो आज़ादी के बाद बनी थी। तो ऐसा है कि इन लोगों की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, अब केंद्रीय स्तर की विधानसभा होगी तो वो लोकसभा ही तो है।
अब राज्य स्तर में विधानसभा बोलते हो, उसी को जब सेंट्रल लेवल पर बोलते हो वही लोग जो हम चुनकर भेजते हैं लोकसभा में बैठते हैं सेंट्रल में, और स्टेट लेवल पर हम विधानसभा में चुनकर बैठते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय की लोकसभा थी। अब ये लोग सब चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ करके उसी केंद्रीय विधानसभा में गए हुए थे, जिसे लोकसभा बोल सकते हैं आप। तो विट्ठल भाई पटेल को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो उसके स्पीकर बने। चेयरमैन तो बोल दी मैंने, असल में उसका सही वर्ड है स्पीकर या पीठासीन अधिकारी, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा का स्पीकर होता है, बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके स्पीकर के रूप में, उसके चेयरमैन के तौर पर पहले भारतीय जो नियुक्त होते वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो स्वराज दल के बारे में ये सारी चीजें याद रखना। कब बना, अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू, चुनाव लड़कर केंद्रीय विधानसभा का हिस्सा बना इनकी थीम थी, और विट्ठल भाई पटेल इसी स्वराज दल के थे जो भारत में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहलाए। क्लियर है बात, ठीक। ये चीज हो गई। तो एक तो भाई दल अलग हो गया 1923 वाला, और उसके बाद कुछ और लोग भी थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे। अब उन लोग ने फिर अपनी राहें अलग कर ली। उनमें थे बेचारे वो क्रांतिकारी जो 2 साल तक चुप बैठ करके गांधी जी के इशारों पर चल रहे थे। अब गांधी जी ने ऐसा निर्णय लिया तो उन लोगों ने भी अपनी राह अलग कर ली और वापस अपनी हिंसा वाली राह पर आ गए, और उसी के तहत इन लोगों ने एक दल बनाया जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। एक मिनट आ रही हूँ।
ठीक, तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इट वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेन संगठनकर्ता जो थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। नाम तो उनका सुना होगा आपने, है ना। तो ध्यान रखिए HRA नाम की ये पार्टी जो बनी थी, ये बनी थी कानपुर में, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ये दोनों मेन संगठनकर्ता थे इसके। फिर धीरे 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 इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, और सन 1925 में इसमें शामिल हुए भगत सिंह, है ना। तो इसके और एक दो मेंबर्स के नाम लिख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान के बाद चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल, रोशन सिंह, सचिन सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिरी, राजेंद्र लहिरी, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे जिन लोगों ने अपना एक फिर से हिंसा की राह अपनाई, और ये क्रांतिकारी आंदोलनों का दूसरा चरण आप कह सकते हैं। जो आपके 1920 से पहले तक एक चरण चला था वो पहला चरण, अब इसके बाद ये दूसरा चरण जिसमें HRA पहला दल और इन्हीं द्वारा फिर से गठित HSRA आगे आप देखेंगे दूसरा दल बनता है। तो इन लोगों ने फिर से वही हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखनी शुरू की, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो होती है वो है काकोरी ट्रेन लूट। सुना है इसके बारे में? रंग दे बसंती मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? कभी उसकी ट्रेलर वेलर भी नहीं देखे हो? रंग दे बसंती आमिर खान की एक मूवी थी, उसमें इसी को लोग ने पूरा इनैक्ट किया था। जो काकोरी ट्रेन लूट करते ना ये दल वाले, ठीक है, उसमें कोई भगत सिंह बनता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनता है, कोई कुछ बनता है, और कैसे वो ट्रेन में लूट करते हैं, वो पूरा सीन दिखाया था इसमें, ठीक है। अक्सर जो लोग ने मूवी देखी वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा इस HRA के संगठन ने 9 अगस्त, एक एग्जाम में इसकी डेट भी पूछा है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया, ठीक है। किसने किया? HRA के सदस्यों ने किया। कब किया? 9 अगस्त 1925 को किया। क्या था ये काकोरी ट्रेन लूट? लखनऊ के पास काकोरी नाम की एक जगह है, वहां पर अंग्रेजों की एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। ये 8 डाउन ट्रेन जो है वो जा रही थी और वो पूरे हथियारों को लेकर के जा रही थी। इन लोगों को अपने हिंसात्मक गतिविधियों के लिए हथियार चाहिए रहते थे, जिस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चलती हुई ट्रेन में लूट करेंगे, और ऐसा ही इन लोगों ने किया, ठीक है। लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पे इस पर्टिकुलर तारीख में इन सभी ने एक डकैती की इस ट्रेन के ऊपर, हथियारों को लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये सब के सब पकड़े गए, सिवाय भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के। आपको पता होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वो कभी पुलिस के हाथों नहीं आए, इसलिए उनको आज़ाद बोला जाता है। अंत में जाकर के उन्होंने स्वयं को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार ली थी जब उनको पता चला था कि अंग्रेज़ उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को छोड़कर शेष जितने नाम मैंने आपको बताए, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल वगैरह वगैरह, सब गिरफ्तार हो गए। और इनमें फिर लोगों को फांसी हुई, 3-4 लोगों को फांसी हुई, जिसमें प्रमुख 2 लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। और कई लोगों को काले पानी की सज़ा यानी अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, कई लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया। इस तरह से HRA बनी, एक बोलते ना एक उबाल के जैसे ऊपर उठी और अचानक से समाप्त हो गई, क्योंकि इसके संगठनकर्ताओं को उठा करके फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा काकोरी ट्रेन लूट में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये 4 लोगों को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन 4 को फांसी हुई थी। राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। 17 लोगों को काले पानी की सजा और बाकियों को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 17 लोगों को काले पानी की सजा और 4 लोगों को, करीब 4 लोग और थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें HRA के बारे में और काकोरी ट्रेन लूट के बारे में।
तो ये संगठन आया और चला गया, स्वराज पार्टी भी आई और चली गई, वापस कौन रह गया? कांग्रेस। गांधी जी के उस निर्णय की वजह से ही ये दो प्रतिक्रियाएं आई थी ना, स्वराज दल बोला हम अपने हिसाब से चलेंगे, एचआरए बोला हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये दोनों आए किसी वजह से समाप्त हो गए। अब वापस कौन रह गया? कांग्रेस। तो आगे की राजनीति फिर किसके इर्द गिर्द घूमती है? कांग्रेस के इर्द गिर्द। तो देखिए इसके बाद अगली घटना जो होती है वो होती है सन 1927 में। काकोरी ट्रेन लूट के बाद साल 2 साल कोई प्रमुख घटना नहीं होती भारत की राजनीति में, फिर होती है सन 1927 में और वो है साइमन कमीशन। इसके बारे में तो सुना होगा आपने, साइमन कमीशन के बारे में। 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनता है जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, ये साइमन कमीशन एक तरह का 7 सदस्यीय कमीशन होता है, इसमें कुल मिलाकर 7 मेंबर्स होते हैं जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन रहते हैं। और इसको बनाया क्यों जाता है? भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वे करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया जाता है। क्या कहा मैंने? भारत में प्रशासनिक सुधार का सर्वे करने के लिए इसे बनाया जाता है। अब क्या मतलब हुआ, अभी आपने बहुत डिटेल नहीं पढ़ी है करके मैं सतही रूप से आपको बता रही हूँ कि ना भारत में अंग्रेज समय समय पर, जैसे आपको बताया ना मैंने, मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। वहाँ ब्रिटेन में बैठकर अंग्रेज हमारे यहाँ के शासन के नियम बनाते थे और उसको समय समय पर 8-8, 10-10 साल में इंडिया भेजते थे और उस हिसाब से यहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन होता था। तो ये लोग हमेशा हर नए नियम बनाने से पहले एक सर्वे दल भारत भेजते थे ब्रिटेन से। वो यहाँ पे आके सर्वे करता था कि इन लोगों को कोर्ट की ज़रूरत है, कि इन लोगों को कोई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, कि इन लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ अब नहीं चल रही इसको समाप्त कर दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं, भारत के ग्रास रूट हालात का आके और लोग जायज़ा लेते थे कि क्या क्या प्रशासनिक बदलाव यहाँ करने हैं और जाकर के रिपोर्ट वो लोग ब्रिटेन में देते थे। तो जैसा नया एक्ट आएगा तो उस बदलाव को करके भेज दिया जाता था। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन है वो एक ऐसे ही सर्वे दल था जो अंतिम वाला आपका एक्ट आया हुआ था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, उसका रिव्यू करने आया था। और अगला जो एक्ट आने वाला था सन 1935 का, उसके बारे में सजेशन देना था इनको। ठीक है, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का इन लोग रिव्यू करने आए थे कि कितना सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या उसके तहत काम हुआ, क्या नहीं। और 1935 में अगला एक्ट आने वाला था, उसके लिए सजेशन देना था कि क्या क्या नया हम करें। तो ये एक सर्वे दल था जिसका आना कोई नई बात नहीं थी। हमेशा कोई भी एक्ट आने से पहले एक सर्वे दल भारत आता था। ऐसा नहीं है कि साइमन कमीशन टाइप का दल पहली बार भारत आए, नहीं। बट दिक्कत ये थी कि हम इस बार ये मांग रहे थे कि अब की बार अगर कोई सर्वे भारत में होता है कि प्रशासनिक चेंजेस क्या होने चाहिए, तो उसमें आप इंडियंस को भी शामिल करिए। आप ब्रिटेन से बिल्कुल फिरंगियों को बुला करके इंडिया में क्या बदलाव होने चाहिए ये नहीं तय करवा सकते। उस दल में जो कि सर्वे करेगा उसमें इंडियंस को शामिल किया जाए। बट अंग्रेज़ों ने हमारी बात को नहीं माना। जो 7 मेंबर्स साइमन कमीशन में आए थे वो पूरे अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं था। इसलिए से वाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं ना, मतलब 7 फिरंगी थे करके। और इसी बात पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ। हम देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध होता है, साइमन गो बैक, देखा होगा आपने वो नारे, वो प्लेकार्ड्स है ना, साइमन वापस जाओ। तो इसकी वजह यही थी कि क्योंकि किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। बाकी हमको कोई कार्यशैली से उनकी दिक्कत नहीं थी, हमको उनकी संरचना से दिक्कत थी कि उसमें इंडियन शामिल नहीं है। तो ये लोग 27 में ये दल बनाया गया और लोग जब भारत में, अब आते तो शिप से थे ना उस टाइम, तो जब तक पहुंचे तो 1928 हो गया था। तो भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में होता है। जो बॉम्बे का बंदरगाह होता है ना, वहाँ पे तट पे ये लोग पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही पहुँचते तो साइमन गो बैक, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, उनको अनवेलकम करना, ये सब होता है। उनको काले झंडे दिखाते हैं कि वापस जाओ साइमन, वापस जाओ। लेकिन साइमन वापस नहीं जाते। ठीक है, भारत में आ जाते हैं, उनको जो काम दिया है उनको करना है। भाई विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक तो नहीं होता ना, ये अभी ऐसे ही हो रहा था, कांग्रेस की थीम पर ही चल के हो रहा था।
तो ये पूरा दल आगे बढ़ता है, पूरे भारत का सर्वे करता है। इसी सर्वे के सिलसिले में ये लोग पंजाब भी पहुंचते हैं। अब पंजाब में साइमन वापस जाओ वाले इस रैली के मेन जो लीडर रहते हैं वो है लाला लाजपत राय। ये बात है 1928 की। साइमन कमीशन जैसे ही पहुंचता है पंजाब, वहाँ लाला लाजपत राय, जो कि ध्यान रखिएगा एक उग्रवादी नेता है ना, मतलब उनकी रैलियाँ शांतिपूर्ण नहीं होती थी। तो लाला लाजपत राय ने वहाँ पर एक रैली ऑर्गेनाइज की लाहौर में, ठीक है, पंजाब लाहौर में एक रैली ऑर्गेनाइज की साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन वापस जाओ। लेकिन क्योंकि उनकी रैली उतनी शांतिपूर्ण नहीं हो सकती, हिंसात्मक गतिविधियां, थोड़ी बहुत आक्रोश दिखता ही है, इस वजह से जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ 1928 में, अक्टूबर 1928 की तारीख की बात है ये, तो वहाँ की लाहौर की जो पुलिस थी उन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए थे। लाठीचार्ज हुआ लाला लाजपत राय के साथियों पर, और इवन लाला लाजपत राय पर भी लाठीचार्ज हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। महीने भर उनका इलाज चला, लेकिन नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन की विरोध वाली सभा की वजह से हुआ था। साइमन वापस जाओ वाली जो चीज़ थी उसकी वजह से उन्होंने रैली की, जिसकी वजह से उन्हें लाठी लगी और उनकी डेथ हो गई। इसी दौरान जब उनका इलाज चल रहा था तभी उनका वो फेमस नारा आता है या उनका स्लोगन आता है कि मेरे ऊपर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ठीक है, आपने ऐसे कई स्लोगन्स देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बुक्स एंड ऑथर्स के अलावा जितने स्लोगन्स हैं, जैसे हम उस दिन स्वराज इज माई बर्थ राइट वाला मैंने स्लोगन बताया, डू और डाई का स्लोगन है ना, ये जितनी भी नेताओं ने नारे दिए हुए हैं या कोई कथन कहे हैं उनको भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी ने जो बोला था ना कि मेरे ऊपर पड़ी लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, इसी दौरान की बात है। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी उग्रवादियों के लिए। तो याद रखना 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अब इनकी मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी उग्रवादियों के लिए। उग्रवादी वैसे भी चुपते चुपाते लाला लाजपत राय की मृत्यु से पहले ही एक दल बनाए थे, और वो दल को अब उन्होंने सक्रिय कर लिया, और वो दल का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। अभी आपने HRA पढ़ा ना, तो हुआ क्या था, HRA में जब इन लोगों को सबको फांसी वासी हो गई, भले चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भाग गए, लेकिन बाकी जितने लोग थे उनको तो सजाएं हो गई, तो अंग्रेज़ों ने HRA नाम के संगठन पर बैन लगा दिया कि आप ऐसा नाम का कोई संगठन बना ही नहीं सकते। तो इन लोगों ने क्या किया, उसमें एक S जोड़ दिया, HRA नहीं तो HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो था बना था 1928 में, लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु के पहले ही बना था। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु होती है तो फिर ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, और बदले की भावना में लाहौर के उस पुलिस जनरल जिसने इनका आदेश दिया था लाठीचार्ज का, उसकी जाके हत्या की साजिश करते हैं। तो पहले तो HSRA के बारे में देखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में इसका गठन हुआ था, और गठन करने वाले पहले के वो दोनों लोग चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इन लोगों ने फिर सबसे मेन काम जो किया वो था उस पुलिस जनरल की हत्या करना जिसने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए थे, और उसका नाम था, वो लाहौर का ASP था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका नाम था JP सॉन्डर्स। सुना होगा अपने इतिहास में सॉन्डर्स हत्याकांड, है ना। तो इन लोगों ने फिर सॉन्डर्स की लाहौर के पुलिस स्टेशन में जाकर के, लाहौर के एक रेलवे स्टेशन में जाकर के हत्या कर दी, ठीक, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र कांड 1928 कहते हैं। यहाँ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गांधीवादी काल से आप देख रहे हैं, मैं ईयर को बहुत अच्छे से याद रखना। घटनाओं का घटनाक्रम पूछता है, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो सॉन्डर्स हत्याकांड, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र कांड भी कहते हैं, ठीक है, इसको अंजाम दिया था HSRA के 3 सदस्य, भगत सिंह, सुखदेव और कौन, राजगुरु,
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जाकर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जेपी सॉन्डर्स। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी घटना थी, अंग्रेजी पुलिस जनरल मारे गए और ये तीनों पकड़े नहीं गए, अंग्रेज इन तीनों को पकड़ नहीं पाए और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा धक्का था और इनकी बहुत बड़ी जीत है ना कि इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। अब हुआ ऐसा कि इनका मनोबल बढ़ा और अंग्रेज अब किसी भी तरह से इनको गिरफ्तार करना चाह रहे थे। तो HSRA की एक घटना तो लाहौर षड्यंत्र केस हो गया। HRA की घटना क्या थी? काकोरी ट्रेन लूट। ठीक है, वर्ष भी याद रखना, 1924 में HRA बना, 1925 में काकोरी, 1928 में ही HSRA बना और 1928 में ही लाहौर षड्यंत्र केस हुआ या सॉन्डर्स हत्याकांड। उसके बाद इन लोगों ने अगला जो काम को अंजाम दिया वो है सेंट्रल असेंबली बम कांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी इनको देखिए, अलग रखिए, नेहरू रिपोर्ट वगैरह भी आपकी इस पे काम की नहीं है। ठीक है, ये जो है ये क्या है बस मैं आपको बता दूंगी, बाकी डिटेल हम CGPSC में ज़्यादा पढ़ते हैं। ये घटनाएं 1928-29 में हुई करके मैंने लिखा है, बाकी इस क्रम को पहले देख लीजिए। तो एक काम तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था HSRA के सदस्यों का और दूसरा काम था असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड। तो असेंबली बम कांड क्या था? असेंबली बम कांड में लोग ने वही जो मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोल रही बार बार, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में इन लोगों ने बॉम्ब प्लांट करने की एक साजिश की थी। क्यों की थी? वजह ये थी कि 1929 में हुआ था ना, याद रखना, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में 2 विधेयक आने वाले थे, जिसमें से एक का नाम था आपका, आप लोग हिंदी वाले हो कि इंग्लिश वाले हो? हिंदी ना, ठीक है, ठीक, व्यापार विवाद अधिनियम, व्यापार विवाद अधिनियम, और एक था लोक सुरक्षा अधिनियम, लोक सुरक्षा अधिनियम। तो ऐसा था कि 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में व्यापार विवाद अधिनियम और लोक सुरक्षा अधिनियम, जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए ध्यान रखिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ये 2 बिल्स आने वाले थे जिसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जिससे जो है भारतीयों को नुकसान पहुंचता। ठीक है, और इसी वजह से इसमें जैसे कि व्यापार विवाद या पब्लिक सेफ्टी में ना दूसरे देश के लोगों को इन लोग यहाँ से निकालना चाहते थे कि भारतीय पूरी तरह से अंग्रेज़ों से कांटेक्ट में रहें और कोई यहाँ पे आकर ना व्यापार कर सके ना ही, मतलब लोक सुरक्षा का नाम दे करके दूसरे विदेशियों को इंडिया से लोग खदेड़ना चाहते थे। अभी डिटेल में मत जाइए, कुल मिलाकर ऐसा है कि भारतीयों के खिलाफ ये 2 बिल आने वाले थे जिसका विरोध कांग्रेस से लेकर हर कोई भारतीय संगठन कर रहा था कि ये अधिनियम पारित नहीं होना चाहिए। तो बस इस अधिनियम का विरोध प्रदर्शित करने के लिए HSRA के मेंबर्स ने ये तय किया कि जिस रोज़ ये अधिनियम के लिए बिल प्रस्तुत किया जाएगा, केंद्रीय, जैसे भी लोकसभा में बिल प्रस्तुत होता है ना, तो केंद्रीय विधानसभा में जिस रोज़ बिल प्रस्तुत किया जाएगा उस रोज़ हम पीछे की जो खाली सीटें हैं जहाँ पे लोग नहीं बैठेंगे वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। बॉम्ब ब्लास्ट से क्या अफरा तफरी मच जाएगी और हम बताएंगे कि हम इसका विरोध करने के लिए, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम विरोध प्रदर्शित करने के लिए तरीका अपनाएंगे। तो इस वजह से इसी दोनों बिल के खिलाफ 1929 में HSRA के 2 सदस्य, एक तो भगत सिंह, दूसरे बटुकेश्वर दत्त, इनका नाम याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने फिर वही किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो खाली जगह है वहाँ पर बॉम्ब को इम्प्लांट कर दिया और वहाँ पे इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। अब हुआ ऐसा कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो फिर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ किताबें, इतिहासकार कहते हैं कि इन लोगों ने आत्मसमर्पण ही कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कोई बड़ी सज़ा तो होने नहीं वाली, क्योंकि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया है। ठीक है, विरोध दर्शाना है तो आत्मसमर्पण करो, जिम्मेदारी लो। अब हुआ ऐसा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार ज़रूर हुए और अंग्रेज़ों को भी पता था इनके ऊपर कोई बड़ा चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि मारा नहीं गया कोई,
लेकिन वो लोग तो भगत सिंह को ढूंढ ही रहे थे सौंदर्य हत्याकांड में। तो भगत सिंह एक बोलते ना छलावे में आ गए, वो गिरफ्तार हो गए और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर असेंबली बम कांड का आरोप नहीं लगाया, सीधा कौन सा लगाया, सौंदर्य हत्याकांड का आरोप लगाया। तो इस तरह से भगत सिंह गिरफ्तार हुए, इसके ज़रिए सुखदेव, राजगुरु सब गिरफ्तार हो गए। फिर फाइनली जाकर इन तीनों को सन 1931 23 मार्च को फांसी दे दी गई, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। ठीक है, तो भगत सिंह लोगों को जो फांसी हुई थी वो इसी लाहौर षड्यंत्र कांड की वजह से हुई थी। कौन सी तारीख को हुई, 23 मार्च 1931। ठीक है, 1929 के असेंबली बम कांड के बाद ये लोग गिरफ्तार हुए थे और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो 23 मार्च की तारीख को हम मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको फांसी असेंबली बम कांड के लिए नहीं, सौंदर्य हत्याकांड के लिए दी गई थी, ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेता याद रहेंगे, क्रम याद रहेगा। इस तरह से HSRA भी आया और समाप्त हो गया। तो ये क्रांतिकारी आंदोलनों का ये जो दूसरा चरण है, HRA और HSRA वाला, किसने कौन सा कांड को अंजाम दिया, क्या इसका अंजाम रहा, ये सब आपको याद रखना है। और ईयर तो बहुत अच्छे से याद रखना है, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ। अब इस बीच में क्या है, साइमन कमीशन भी अपना काम किया था ना, ये तो हमने एक कड़ी पढ़ी पूरी। उसके बाद क्या है, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था भले, लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1928 में, वो सर्वे कर रहा था। तो क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा भारत में साइमन कमीशन का, तो अंग्रेज़ों ने हमें चुनौती दी। बोले तुमको ऐसा लगता है कि साइमन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो एक काम करो, तुम लोग स्वयं एक दल बना लो, एक सर्वे टीम इंडियंस बना लो, खुद से सर्वे करो और हमको रिपोर्ट पेश करो हमें कि क्या आपका बर्किन हेड नाम के एक अंग्रेज थे, आप उतना ध्यान नहीं देना फिलहाल। उन्होंने ये चुनौती दी थी कांग्रेसियों को कि देखते हैं तुम्हारे पास कितने आइडियाज़ है कि इंडिया में क्या क्या चेंज होने चाहिए। ठीक है, आप इतना विरोध करो साइमन कमीशन का, तो चलो आप ही लोग एक सर्वे करके दो, आप लोग भी दो, साइमन कमीशन भी अपना काम करेगा, आप लोग भी करो। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ सर्वे करवाया और एक रिपोर्ट पेश की जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ये जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिख रही है, ये मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। तो वर्ष याद रखना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इसे बनाया था और इन्होंने भी कुछ प्रशासनिक चेंजेस को बताया। जब आप PSC पढ़ते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, उनमें नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जिन्ना की रिपोर्ट के पॉइंट्स भी पढ़े जाते कि उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे थे, पर ऐसी कोई चीज़ व्यापम में नहीं पूछता। बस वर्ष याद रखना, क्यों प्रस्तुत किया था ये याद रखना। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की इन्होंने, तो नेहरू रिपोर्ट की सबसे खास बात, बहुत सारी बातें तो नेहरू रिपोर्ट में थी कि हमको ऐसा चेंज चाहिए, वैसा चेंज चाहिए, बहुत कुछ साइमन कमीशन की रिपोर्ट से मिलती जुलती बात थी। इसमें सबसे खास बात दो थी, एक तो भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि वही डोमिनियन स्टेटस जो मैंने आपको होम रूल आंदोलन में बताई थी। ठीक है, हम कह रहे थे कि हमें उपनिवेश बने रहिए, हमको स्वराज दे दीजिए। हमने एक मांग ये रखी, नेहरू रिपोर्ट में भी रखी। और दूसरी मांग हमने, या दूसरा एक अपना क्लॉज रखा था कि भारत में वो जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसे समाप्त कर दिया जाए। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है, आप लोगों ने शायद पॉलिटी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। ये जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था ना 1909 में, याद है, जिसे स्वदेशी आंदोलन समाप्त हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, उसमें पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई थी। मतलब ये कि अगर कोई सीट है, जैसे कि 10 सीटें हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, जैसे अभी SC ST आरक्षण नहीं होता है सीटों का, वैसे ही आरक्षण वाला मामला था कि ये सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं जीतेगा, भले ही सब धर्म के लोग रह रहे हैं। और तो और आरक्षण से एक कदम आगे बढ़कर सांप्रदायिक निर्वाचन में होता ऐसा था कि सीट से कोई मुसलमान ही खड़ा होगा, जीतेगा, और वोट भी मुसलमान ही डालेंगे।
जबकि अभी आरक्षण में क्या होता है, जैसे रायपुर को आपने SC सीट डिक्लेयर कर दी तो इतना तो तय है कि खड़े होने वाले और जीतने वाले कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के होंगे, पर वोट तो हर कोई डालेगा ना, हर वर्ग का व्यक्ति। पर सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या होता था, अगर किसी सीट को इन लोग ने मुस्लिम सीट घोषित कर दिया तो उस क्षेत्र के केवल मुसलमान ही वोट डालेंगे और मुसलमान ही जीतेंगे। ये बहुत विवादास्पद चीज थी, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था जो 1909 में उन लोगों ने इंडिया में शुरू किया था, पहले मुसलमानों के लिए, और 1919 में उन्होंने बाकी जितने अल्पसंख्यक के भारत में, जैसे क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज हो गए, सिख हो गए, ठीक है, खासतौर पे सिख और मुसलमानों के लिए, दूसरे यूरोपीय देश के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए जो संख्या में कम हैं, उन सब के लिए आरक्षण प्रणाली को शुरू कर दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनल इलेक्ट्रेट या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो ये चीज़ थी इंडिया में, हमेशा विवाद का विषय बनी रही। तो नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू याद रखना ना, उन्होंने बोला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि जब ये सारी बातें गई अंग्रेज़ों तक तो तब क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है, उनके सामने जब बात आई कि ये लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसमें मुसलमानों को बेनिफिट मिल रहा है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू का विरोध किया कि आप ये नहीं कर सकते। तो उसको उन्होंने अपने हिसाब से फिर एक सर्वे करके अपनी भी कुछ डिमांड्स अंग्रेज़ों के सामने रखी कि भाई आप ये जो डिमांड देख रहे हो कांग्रेसियों की है, अब हम मुस्लिम लीग की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो साइमन कमीशन ने अपना एक सर्वे किया, फिर 1928 में नेहरू जी ने एक सर्वे करके भेजा, और 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना भी एक 14 सूत्री मांग के साथ आए जो कि भारत के प्रशासनिक सुधार का एक सर्वे थी। ठीक है, जिसमें जब आप पढ़ेंगे आगे तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए, दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए, प्रांतों के लिए और भी कुछ बातें कहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात इन्होंने भी की थी कि भारत में डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, पर मुसलमानों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, पंजाब और बंगाल वाले क्षेत्र के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे राज्यों को ज़्यादा पावर मिलना है, ऐसी कुछ बातें कही थी। अभी आपके ज़्यादा मतलब की नहीं है, वजह आपको लिंक स्टैब्लिश करना है। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना की रिपोर्ट आई। 1927 में साइमन कमीशन बना, 28 में नेहरू रिपोर्ट आई, 29 में जिन्ना की 14 सूत्री मांगे आई। और फिर ये तीनों को स्टडी करने के बाद अब इंडिया में प्रशासनिक सुधार के लिए अंग्रेज विचार विमर्श करना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले इंडिया में कुछ और गतिविधियां होती हैं। आता है सन 1930। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक सब समझ में आ गया, 1929 तक। 1930 में हमने बहुत दिनों से कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया था और अंग्रेज हमें एक एक करके हमारी सारी मांगों को टालते जा रहे थे। तो 1929 में आपने कभी सुना होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सुना है, बचपन में पढ़ते हैं, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया और पूर्ण स्वराज की मांग हुई। उन्हें 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का ये अधिवेशन, इसलिए मैंने बोला कि कांग्रेस के अधिवेशनों की लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हुए एक अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर लाहौर पे। ठीक है, और पहली बार अब हमने बोला कि हमें अब अपने वैश्विक स्वराज में भी हमको चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के अब इन लोग ना अब रणनीति बनाने लगे, कैसे करें, क्या करें। तो फिर लाहौर अधिवेशन से लौटने के बाद 1930 में गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने बोला कि एक काम करते हैं, उनका जो एक अखबार था यंग इंडिया गांधी जी का, उसमें उन्होंने उस वक्त के तात्कालिक वाइसरॉय लॉर्ड इरविन उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय, 1930 की बात है ये, लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी, जिन्हें गांधी जी की 11 सूत्री मांगे कहा जाता है, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज का जिक्र नहीं किया। कि उन्होंने बोला था कि अगर मैं ये पूर्ण स्वराज वाली बात रखूंगा ना तो पूरी डिमांड को रिजेक्ट कर देंगे लॉर्ड इरविन।
उस एक चीज़ का बहाना बना के कि हम तुमको पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते, तुम्हारी सारी डिमांड्स रिजेक्ट। इस वजह से पूर्ण स्वराज की मांग को नहीं रखा उन्होंने, और यंग इंडिया नामक एक अखबार में 11 अलग अलग, जैसे कि नमक कानून को हटा दिया जाए, जैसे कि करों को हटा दिया जाए, करों को कम कर दिया जाए, ठीक है, कहीं कहीं पर अत्यधिक लगान था उसे कम कर दिया जाए, सेना में जो खर्चा किया जाता उसे कम किया जाए, सिविल सेवकों के वेतनों में कटौती की जाए 50% तक, ऐसी चीज़ें जिससे भारत का खर्चा नियंत्रित हो सके, भारत में संसाधनों का समान वितरण हो सके, ऐसी टाइप की कुछ स्ट्रैटेजिकल बातें 11 सूत्री मांगों में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखा। ये बात है 1930 की, 1930 की, और उन्होंने जनवरी के अंत तक का टाइम दिया था कि आप जो हैं वो इस पर विचार विमर्श करके बताइए कि आपकी 11 मांगे मानेंगे कि नहीं। जाहिर सी बात है लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, बोले हम मुझे ये नहीं स्वीकार है, कोई भी आपकी मांग स्वीकार नहीं। तो बस क्योंकि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया, इस वजह से गांधी जी ने अपना दूसरा बड़ा जन आंदोलन शुरू किया भारत में 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्या कहा मैंने, 1930 में गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया लॉर्ड इरविन ने, इसी कारण ये दूसरा बड़ा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसका जो कारण था वो तो आपने देख लिए, ठीक है, मैं सबके तात्कालिक कारण बता रही हूँ। उधर हंटर कमीशन की रिपोर्ट को नकार दिया था, यहाँ पे 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया, इस वजह से शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में से 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने बोला कि जो लगान है, टैक्स है, सेना में खर्चा हो रहा है, सिविल सेवकों को वेतन है, उन सब में 50% की कटौती की जाए, नशीली वस्तुएं जो हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और नमक कर समाप्त किया जाए, नमक बनाने पर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसे समाप्त किया जाए, ऐसे कुछ मांगे थी जिन्हें मानने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने इसके विरोध में सबसे पहले की क्या, दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से होती है। इन्होंने इन 11 में से एक प्रतीकात्मक रूप से नमक वाली मांग को चुन लिया। इन्होंने बोला था ना, नमक बनाने की इजाजत और नमक कर को समाप्त करना एक मांग थी, आउट ऑफ 11 एक मांग थी। तो प्रतीकात्मक रूप से अपने आंदोलन के लिए नमक को इन्होंने चुना कि हम विरोध करते हुए नमक बनाएंगे और उसके लिए टैक्स नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने की दांडी यात्रा, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात के तट पर दांडी नामक एक जगह तक के यात्रा की, पैदल यात्रा, ठीक है, जिसके बाद वो तट पे पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो ये थी गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, जिसके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 12 मार्च को प्रारंभ होती है, 6 अप्रैल तक चलती है। कब स्टार्ट हुई से लेकर कब तक चली, ये सब पूछता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 375 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है। गांधी जी के साथ, यानी गांधी जी प्लस 78 उनके सपोर्टर्स इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। फिर रास्ते में तो हज़ारों का हुजूम उसको पूरा ज्वाइन कर लेता है। जब तक ये लोग दांडी पहुंचते हैं तब तक तो हज़ारों की भीड़ हो जाती है, लेकिन जो प्रारंभ होता है वो कितने लोगों द्वारा होता है, याद रखना, 78 प्लस गांधी जी 79 लोग। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ना, कांग्रेस की स्थापना 72 लोग ने की थी और दांडी यात्रा 79 लोगों ने की थी, 78 लोग और एक गांधी जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं, इनके साथ फिर बहुत सारी भीड़ रास्ते में ऐड होते जाती है। साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा होती है। 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते ही नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो दांडी यात्रा 1930, 12 मार्च 6 अप्रैल, ठीक है, 78 लोग, ये गांधी जी को मिलाकर 79 लोग, साबरमती से दांडी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखें। क्लियर है चीज़? ठीक है भाई। फिर उसके बाद ध्यान रखिए कि इनकी दांडी यात्रा इतनी ऐतिहासिक है, आपने कई जगह इसका चित्रण देखा होगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इनकी यात्रा को नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से कंपेयर करते हैं।
नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेपोलियन और मुसोलिनी का नाम पता है ना, ये लोग डिक्टेटर्स थे। ठीक है, इन लोगों ने भी एक मार्च किया था, पैदल यात्रा की थी जो ऐतिहासिक है उन देशों में। तो गांधी जी की इस पैदल यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना, नेपोलियन के और मुसोलिनी के उस मार्च से, उस पैदल यात्रा से तुलना की थी। ठीक है, अब इसके बाद शुरू हो जाता है आपका क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या है? इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर देना। थीम क्या है? थीम मतलब जैसे मैंने नॉन कोऑपरेशन की थीम बताई ना कि विनम्रता के साथ अंग्रेजों के आदेशों की अवज्ञा करना, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की थीम है कि हम अंग्रेजों की अवज्ञा करेंगे पर विनम्रता के साथ। सविनय अवज्ञा, उनके आदेशों की अवज्ञा करेंगे। आदेशों को ना मानना, आज्ञा को ना मानना ही अवज्ञा कहलाता है ना, बट विनम्रता के साथ, यानी कि कोई हिंसा कुछ नहीं होगी। अंग्रेज हमसे जो भी करने के लिए कहेंगे हम हाथ जोड़ के मना कर देंगे, ये काम कर दो हम नहीं करेंगे, वो काम कर दो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला टैक्स पटाओ हम नहीं बताएंगे। क्या करेंगे अंग्रेज? दंड देंगे, दंड स्वीकार है, जेल में डालेंगे, जेल चले जाएंगे। समझ रहे हो? अंग्रेजों के आदेशों की अवज्ञा करना पर विनम्रता के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के आदेशों की अवज्ञा करना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी जितने सिविल लॉज हैं, जितने सिविल ऑर्डर्स हैं, अंग्रेज जितने ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको डिसओबे करेंगे, हम उसको मानने से इनकार करेंगे। ये थीम रखी थी इन्होंने। ठीक है, और इसके तहत क्या 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 हुआ? नमक कानून का उल्लंघन हुआ। अंग्रेज बोल रहे नमक मत बनाओ, हम बनाएंगे। अंग्रेज बोल रहे नमक बनाने पे टैक्स पटाओ, हम नहीं पटाएंगे, हम उनके आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आपत्तिजनक कानूनों की अवज्ञा। गांधी जी ने जैसे ही नमक कानून को तोड़ा दांडी में, उन्होंने पूरे देश में आह्वान किया और बोला कि आपके क्षेत्र में जितने भी ऐसे कानून हैं जो आपको गलत लग रहे हैं और अंग्रेजों ने आप पर थोपे हैं और आपको मानना पड़ रहा है, उन सभी कानूनों की अवज्ञा करिए। जैसे इसी दौरान आप छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे कि जंगल सत्याग्रह हुए थे 1930 के समकालीन। यहाँ के सारे जो अब करते हैं ना, रुद्री का, धमतरी का, ठीक है, ये जो जंगल सत्याग्रह सुनते हो आप, वो सब इसी दौरान हुआ था। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया था, तो सबसे बड़ी चीज़ जिससे हमको नुकसान पहुँच रहा था, उनके फॉरेस्ट लॉज थे, उनके वन कानून थे, जिससे हमको परेशानी हो रही थी। तो क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था कि पूरे देश में ऐसे सभी कानून जिससे आपको दिक्कतें हैं उन सब का विरोध करिए, उसकी अवज्ञा करिए, तो उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे जंगल सत्याग्रह किया और जंगल कानूनों का अवज्ञा की। ठीक है, तो ऐसे प्रतीकात्मक रूप से तो पूरे देश में कांग्रेस की जितनी शाखाएं थी वहाँ नमक कानून का उल्लंघन हुआ। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ेंगे रविशंकर शुक्ल जी ने नमक बनाया था। अब हम तो किसी तट पे रहते नहीं, हम समंदर में जाके तो नमक नहीं बना सकते, तो हमने 2 केमिकल्स को मिला करके नमक बनाया था। ठीक है, और तो और मुंगेली में कालीचरण शुक्ल को आप पढ़ेंगे, आप छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन में, उन्होंने नाले के पानी से नमक बनाया था। नमक बनाना है भाई, वो खाने योग्य हो ना हो बात की बात, उसको बेचा भी था ना फिर, मतलब ऐसा था कि नमक बनाना बेचना ये प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक, कि हम इस आंदोलन में शामिल है। बाकी हमारा जो ज़्यादा जोर था वो उन कानूनों पर था जिससे हमको क्षेत्रीय स्तर पर दिक्कतें हैं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन करने पूरे देश में बोला, ऐसे सभी कानूनों का उल्लंघन करने देश में बोला जो कि हमको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, नशीली वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बोला, जहां भी नशीली, क्योंकि नशीली वस्तुओं का बहिष्कार उनकी 11 सूत्री मांगों में शामिल था। तो जहां जहां पर भी ऐसी नशीली वस्तुएं बिक रही थी उस वहां पे धरना प्रदर्शन होना, ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, करों का भुगतान ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी इस आंदोलन की। ठीक है, इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है, नो टैक्स मूवमेंट। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने बोला ये वाला टैक्स पटाओ, बोले हम नहीं देंगे, बोले नहीं पटाओगे 1 महीने में तुमको हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, 1 महीने बाद आते तुम्हारे ऊपर इस टैक्स पर पेनाल्टी लगी, हम पेनाल्टी भी नहीं देंगे ना, हम टैक्स देंगे तो फिर क्या करोगे, चलो जेल चलो, तो बोले हम चले जाएंगे जेल, जेल में डाल दो हमको। तो जेल भरो आंदोलन तो उनका थीम रहती ही थी। तो ये जो है कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने टैक्स पटाने से मना कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर हो रही, उससे अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। सबसे बड़ा आघात जो पड़ रहा था, लगान नहीं देना। भाई किसी भी सरकार का सबसे मेन इनकम का जरिया क्या होता है? लगान, टैक्स।
है ना। अगर वो टैक्स ही देने से मना कर देंगे तो फिर कैसे होगा। तो अंग्रेज़ों की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो उनका पूरा बैकबोन है, वो चरमरा गया इसके वजह से, और अंग्रेज़ किसी भी तरह से फिर इस मूवमेंट को समाप्त करने की कोशिश करने लगे। तो ये चलता है भाई आंदोलन। इसके बारे में आप देखिए, कुछ और मैंने दिया हुआ है कि कहाँ से किसने लीड किया। जैसे कि धरासड़ा नामक जगह से सरोजनी नायडू इमाम साहेब और मणिलाल, जो कि गांधी जी के पुत्र थे, इन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। मणिपुर से रानी गौडी नेल्लू नाम की एक नागा महिला थी, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य, इन लोगों ने लीड किया। इन्हें गांधी जी के अलावा ये सारे क्षेत्रीय नेताओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे दल बने थे, जैसे कि वानर सेना, मंजरी सेना वानर सेना में इंदिरा गांधी ने भी योगदान दिया था जब वो छोटी थी काफ़ी। तो ये बच्चों के ग्रुप हुआ करते थे जो ना मैसेज का आदान प्रदान करने का काम करते थे, क्रांतिकारियों के बीच में मैसेजेस वगैरह देना। वानर सेना, मंजरी सेना, लड़कियों की सेना होती थी मंजरी सेना। जादुई लालटेन, प्रभात फेरियाँ, सुबह प्रभात फेरी करके लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता था। जादुई लालटेन में मैसेजेस रख के पहुंचाए। ऐसे छोटी बहुत सारी गतिविधियां होती थी इस टाइम, ठीक है, मैसेजेस का, क्योंकि सब सीक्रेट तरीके से पूरे देश में आंदोलन चलाना है, पर सीक्रेट तरीके से चलाना है, उसके लिए सभी चीज़ों का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये सब हो गई आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियां। आपने थीम देखा, आपने कारण देखा, आपने मांग देखी, आपने गतिविधियां और नेताओं को देख लिया। ठीक, दांडी यात्रा से शुरुआत हुई, ये अच्छे से याद रखना, 1930 में। ठीक है, तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अंग्रेज इस आंदोलन को ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाए भाई। अंग्रेज़ों का था कि हमको कर नहीं मिल रहे हैं तो हमको तुरंत इस आंदोलन को समाप्त करना है, तो चलो इसका एक बहाना करते हैं हम। जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके बाद नेहरू और जिन्ना की भी जो रिपोर्ट गई थी, उन सब पर विश्लेषण करके वो लोग एक विचार विमर्श करना चाहते थे और उसको चाहते थे कि इसमें इंडियंस को बुलाया जाए। इंडियंस को बुलाना एक बहाना था, वो चाहते थे इंडियंस को बुलाकर बहला फुसलाकर इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। और इसके लिए उन लोगों ने रखी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। 1930, 31 और 32 लगातार 3 साल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। उनका औपचारिक रूप से ये कहना था कि हम ये सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए, ताकि हम एक्ट ला सकें। पर वो इंडियंस को क्यों बुला रहे थे, उनका छुपे हुई मंशा क्या थी कि इनको बुलाया जाए, बताया जाए कि देखो हम तुम्हारा साथ लेकर के प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, तुम ये आंदोलन को समाप्त कर दो। तो इस वजह से 1930 में जब ये आंदोलन चरम पर चल रहा था, पहले गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोल मेज सम्मेलन। ठीक, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं रियल पिक है गोल मेज सम्मेलन की। गांधी जी तो दिख ही रहे होंगे अलग से, कहाँ दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं शॉल वॉल पहने हुए। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है इंसान सेल्फी ले रहा है सेल्फी स्टिक से कहाँ से कौन खींच रहा है फोटो पता नहीं। ठीक है, वैसे मेरे को एक गोल तो नहीं दिख रहा है मेज, रेक्टेंगुलर मेज नहीं दिख रहा है, ये रियल पिक है वहाँ की। ठीक है, चलो, तो ऐसा है कि पहला गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931। तो ये नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक चला, 30-31 याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया गया, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। और इंडियंस को इनवाइट किया गया कि आप इसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए। इसके चेयरमैन जो थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जगह याद रखना भाई, वर्ष याद रखना और रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम याद रखना, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये जो पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ, इंडिया से कांग्रेसियों को बुलाया गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ये पहले गोल मेज सम्मेलन की नहीं है, दूसरे गोल मेज सम्मेलन की है। वजह यह है कि पहले गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी। कांग्रेस ने प्रथम गोल मेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। उन्हें पता था ये लोग हमको बहला फुसला करके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको समाप्त करने की बात करेंगे, इसलिए पहले वाले इस आंदोलन में ये लोग नहीं गए थे, इस सम्मेलन में लोग नहीं गए थे। ठीक है, और क्योंकि मुख्य पार्टी ही शामिल नहीं हुई और ये आंदोलन चल ही रहा था, इसलिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, वो पूरी तरह से विफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब पहले गोल मेज सम्मेलन का नतीजा नहीं निकल पाया,
यहाँ पे ये लोग आंदोलन बंद करने का नाम नहीं ले रहे थे, तो क्या करें। आनन फानन में ब्रिटेन की सरकार ने भारत में जो उस वक्त के तात्कालिक वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको बोला कि भाई तुम गांधी जी के साथ समझौता कर लो, आंदोलन को समाप्त करो किसी भी तरह से। तो इस वजह से आप देखते हैं 5 मार्च को दिल्ली में लॉर्ड इरविन जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से थे और गांधी जी जो कि कांग्रेस को और इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके बीच में एक पैक्ट होता है गांधी इरविन समझौता। वर्ष अच्छे से याद रखना, इसमें डेट भी अच्छे से याद रखना। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, किस बात को लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित, ठीक है, जिसमें कुछ शर्तें गांधी जी लॉर्ड इरविन की मानते हैं और लॉर्ड इरविन कुछ शर्तें गांधी जी की मानते हैं, ठीक है। गांधी जी कौन सी शर्त मानेंगे, उन लोग की एक ही शर्त है, आंदोलन को समाप्त कर दो, मेन शर्त। और भी बातें पर आप पीएससी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है, आंदोलन को समाप्त कर दें। वैसे ही लॉर्ड इरविन ने कुछ गांधी जी की शर्त मानी, जैसे कि जो नमक कानून है उसे हटा दिया जाए, हटा दिया गया इरविन कानून, ये गांधी इरविन समझौते के बाद नमक कानून को हटा दिया जाए। कांग्रेसियों की जो जब्त संपत्तियां हैं वो वापस कर दी गई, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ शर्तें दोनों ने एक दूसरे की मानी और इससे फलस्वरूप हुआ ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था दांडी यात्रा से, वो इस समझौते से 1931 से समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन इस समझौते में एक बहुत ही विवादास्पद बात थी और वो ये कि बहुत सारी शर्तें जो बोली और मानी गई, उनमें से एक बात थी जो गांधी जी ने इरविन के सामने रखी थी और लॉर्ड इरविन ने उसे मान लिया। और वो शर्त ये थी कि गांधी जी ने बोला था, हिंसा में लिप्त दोषियों को छोड़कर शेष सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया जाए। यानी कि जितने भी लोग हिंसात्मक गतिविधियों की वजह से आपकी जेलों में कैद हैं उन्हें मत रिहा करिए आप, हम उनको नहीं बोल रहे, बट बाकी जितने भारतीय कैदी उनको आप रिहा कर दो। यानी भारतीय कैदियों को छोड़ने के लिए बोल रहे थे गांधी जी, लेकिन बोले जो हिंसा में, क्योंकि वो हिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने बोले हिंसा वाली एक्टिविटी की वजह से आपकी जेल में जो कैद है मैं उनको छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी दूसरे आंदोलन की वजह से जो कैद है उनको आप छोड़ दीजिए। और लॉर्ड इरविन समझ गए गांधी जी इशारे में कह रहे हैं, उस टाइम हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त सबसे बड़े अभियुक्त कौन थे अंग्रेजों की जेल में। वर्ष देखो 1931, 5 मार्च, कौन था उस वक्त जेल में कैद? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है, समझ रहे हैं। और हिंसात्मक गतिविधि की वजह से है ना, वो लाहौर में उनको हत्या की थी सॉन्डर्स की, तो इशारतन ये बात हो रही थी कि उन तीनों को हम ना छोड़ा जाए, है ना। हालांकि इस बात पे बहुत वाद विवाद है, कई लोग गांधी जी की उनको शर्त को डिफेंड करते हैं कि गांधी जी वो बात नहीं कर सकते थे उनको छोड़ने की, लेकिन जो भी मैगुइताज की किताबों में आता है कि उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। लॉर्ड इरविन समझ गए कि वो उन लोगों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे और उन्होंने बाकी सारे कैदियों को छोड़ दिया और इन तीनों को आनन फानन में फांसी की डेट प्रीपोन करके रातों रात फांसी दे दी। जैसे 5 मार्च को समझौता हुआ, बाकी भारतीय कैदियों को छोड़ा गया और तीनों को फांसी दे दी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कई क्रांतिकारी उन तीनों की मृत्यु के जिम्मेदार गांधी जी को भी मानते हैं कि तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी भाई, तुम चाहते तो अच्छे से उन लोगों के ऊपर फोर्स डालकर ये बोल सकते थे, उन लोगों को कर नहीं मिल रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत सफल जा रहा था, तो उन लोग मजबूर थे तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए। तुम पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने सिर्फ दल को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपको उस दल को भी, उन लोगों की भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करना है जो अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई वो भी तो अपना योगदान दे रहे हैं। तो अहिंसा या हिंसा वो बात नहीं है, कई लोग, हजारों लाखों लोग उनको मानते हैं। आप चाहते तो उनको बोल सकते थे कि इन तीनों को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आपने बोला हिंसा में लिप्त दोषियों को मत छोड़ो और इरविन ने उन तीनों को फांसी दे दिया, बाकी सबको छोड़ दो। तो ये वजह से ना गांधी जी जो हैं कई लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किए जाते हैं, क्रांतिकारियों द्वारा ख़ास तौर पे, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। समझ में आई बात। तो इसके बाद हुआ ये कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हो गया, लेकिन फिर क्या होता है, 23 मार्च 1931 को उन तीनों को फांसी हो जाती, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था यहाँ तक का किस्सा। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी जो हैं वो इस शर्त में, इस गांधी इरविन समझौते में एक और शर्त रहती है कि आप लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत से इंग्लैंड आएंगे,
अब समझौता करके आपने आंदोलन समाप्त किया ना, तो गांधी जी एक और शर्त में हामी भरते कि ठीक है, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। तो कांग्रेस जाती भी है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस जाती है, काफ़ी कुछ चीज़ों पर आपका सलाह मशवरा भी होता है, कुछ चीज़ों की जो गिरह है वो सुलझती भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के अलावा बहुत सारे और नेता जाते हैं, जिनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, 1931 का कराची अधिवेशन, जब ये दिल्ली समझौता हो जाता है ना, तो उसी वर्ष, जैसे कि 5 मार्च को आपका दिल्ली समझौता हुआ, 23 मार्च को भगत सिंह लोगों को फांसी हो गई, 29 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन का उद्देश्य होता है कि दिल्ली समझौते को स्वीकार्यता मिल जाए ताकि आगे की गतिविधियां प्लान हो। लेकिन कराची अधिवेशन उस समय होता है जब एक हफ्ते पहले ही भगत सिंह लोगों को फांसी हुई रहती है। समझना, पूरे देश में जन आक्रोश रहता है। गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि आप नहीं छुड़ा पाए उन लोगों को, आपने ज़बरदस्ती उनको मौत के मुंह में ढकेला। तो कराची अधिवेशन के समय गांधी जी कराची जाते जाते कई जगह विरोध का सामना करते हैं, ध्यान रखना। फिर कराची अधिवेशन में जाया जाता है, इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है बेचारे तीनों को, और दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस सेकेंड अधिवेशन में जाएगी। फिर होता है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। ठीक है, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। ठीक है, तो वर्ष याद रखना ना, वो 30 से 31 था और ये सिर्फ 31 में। इसमें गांधी जी जाते हैं, गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मीराबेन, घनश्याम दास बिरला, ये लोग सब जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वही सेंट जेम्स पैलेस लंदन, जहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। ठीक, सरोजनी नायडू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जाती है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का और BR अम्बेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग SS राजपुताना नाम की एक जहाज से वहां पहुंचते हैं और वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है। सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन ये जो अम्बेडकर जी वहां गए थे ना दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हुए, ये अंग्रेजों के सामने एक मांग रख देते हैं कि वो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपने इंडिया में मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और दूसरों के लिए शुरू की थी, उसको अब दलितों के लिए भी शुरू कर दो। दलितों के लिए अब तक आरक्षण वगैरह कुछ नहीं आया था ना, तो वो शुरू से उनकी हितों की रक्षा की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो मुसलमानों के लिए और बाकियों के लिए है, अब दलितों के लिए भी शुरू कर दी, कि उनको ये डर था कि भारत अगर आज़ाद हो जाता है तो दलितों की जो व्यथा है उसे फिर कोई नहीं सुनने वाला, और दलितों की पोजीशन वैसे ही वापस हो जाएगी जैसे कि हिंदू समाज में पहले थी। इस वजह से वो उनको पॉलिटिकल बेनिफिट देना चाहते थे थोड़ा सा। तो हुआ ऐसा कि जैसे अम्बेडकर जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों की मांग को रखा, सबसे पहले तो गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी बोले कि ये क्या बोल रहे हो आप, वैसे भी जो आपका कम्युनल इलेक्ट्रेट है ये हम इस चीज़ के खिलाफ ही, हम तो चाहते हैं कि ये पूरा हट ही जाए। अब उसमें तुम बोल रहे हो कि उसमें तुम इंडियंस को भी, तुम उसमें दलित को भी शामिल कर लो, जिस व्यवस्था को हम हटाना चाहते हो उसमें तुम और लोगों को शामिल करना चाह रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इस बात पे अम्बेडकर जी और गांधी जी का विवाद हो गया, और विवाद की वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, किसी निर्णय पे नहीं पहुंची, ये लोग वापस आ गए। 1932 में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अगेन कांग्रेस नहीं जाती, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न 30, 31, 32, पहले तो वर्ष याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक लौता नेता जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाता है वो है BR अम्बेडकर जी। ठीक है, और कांग्रेस कौन सी अधिवेशन में जाती है? दूसरे वाले, पहले और तीसरे में नहीं जाती। ठीक है, तो ये थे गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद क्या होता है आगे, अंग्रेज क्या करते हैं, क्या दलितों को पृथक निर्वाचन के अधीन लाते हैं या नहीं, कौन कौन से प्रस्ताव भारत भेजते हैं, और आगे क्या क्या आंदोलन होते हैं, उसको हम कल पढ़ करके ख़त्म करेंगे। यानी अभी तक हम मान के चलिए 1932 तक की गाथा पढ़ चुके हैं, कल हम आज़ादी तक 1947 तक की इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल फिर आपकी जो क्लास होगी वो 10, सवा 10 बजे ही होगी, है ना। 1 घंटे की क्लास लगेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पार्ट ही बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में यही वाला थीम है जिसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जो भी आप किताब रेफर करें, किताब तो ले लिए होंगे आप लोगों ने, है ना। वहाँ से जो फेज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल, कौन नेता का नाम बताया मैंने, किस तारीख को ऐसा हुआ, कौन से वर्ष में क्या हुआ, और ऑब्जेक्टिव्स भी यहीं से सॉल्व करिए, यहीं से ज़्यादातर आने की।
पैरेलल गतिविधियां, जैसे कि 1914 में आपका कुछ कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 में, यानी ये तो हम कांग्रेस के लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन छुटपुट दल जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ और क्रांति कर रहे थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो बाकी का जो पार्ट है उसको हम कल कंप्लीट करते हैं।